हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। बिहार जुडिशियल सर्विसेज का प्री एग्जाम जो कि कल कंडक्ट हुआ था, उसका हम जीएस का पेपर सोल्यूशन अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम जो लॉ का पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ एंड देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था एंड क्या रहेंगे उसके सोल्यूशंस। इस पेपर का हमारे पास ए सेट है, तो इस पेपर में जो सीक्वेंस होगा वो ए सेट के अकॉर्डिंग होगा। आप लोग के पास जो कोई भी सीक्वेंस हो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट विच मे बी। अब यहाँ पे इन्होंने तीन ऑप्शंस दिए थे, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड चौथा था ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब जो एडमिशन होता है वो ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 2 था, हु में जनरली नॉट टेस्टिफाई। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जनरली जो है कौन टेस्टिफाई नहीं कर सकता। टेंडर ईयर्स का आदमी, एक्सट्रीम ओल्ड एज का, डिसीज जिसको कि बॉडी की हो या माइंड की हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा कि ऑल आर करेक्ट है। इसमें इन्होंने पूछा है नॉट टेस्टिफाई पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन टेस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप द स्टेटमेंट इज। अब ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली लिखा हुआ मिलता है, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा करेक्ट वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो थर्ड का है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस मे बी गिवन बाय। तो जो कंडीशनल ऑर्डर है न्यूसेंस के रिमूवल के लिए वो डीएम भी दे सकते हैं, एसडीएम भी दे सकते हैं, या कोई और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर करा हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा है एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड मे बी ट्राइड बाय। अब एनी ऑफेंस मे बी ट्राइड बाय ये डायरेक्टली आपको लिखा मिलेगा आईपीसी में। पहला ऑप्शन था हाई कोर्ट, दूसरा था कोर्ट ऑफ सेशन, तीसरा था एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। अब इसका जो करेक्ट जाएगा वो करेक्ट जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ऑल आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू। अब किसको अरेस्ट की जानकारी देनी चाहिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, क्योंकि उसके फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं, सच अदर पर्संस एज मे बी डिस्क्लोज और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन उनको भी दे सकते हैं। तो जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है, जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है किसी भी आदमी को, वो इन सब को इंफॉर्मेशन, मतलब इनमें से किसी को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछा गया है सूट ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय। अब पब्लिक न्यूसेंस का जो सूट है वो कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो इसमें इसमें ऑप्शन नंबर ए था बाय द एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी था विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय टू और मोर पर्संस, एंड ऑप्शन नंबर सी था बाय एनी पर्सन। तो अब जो ऑप्शन नंबर सी है ये तो गलत है, तो इसका जो करेक्ट जाएगा आंसर वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। Then question number 8 था, when offense of defamation under the Indian Penal Code is alleged to have been committed against a person who is the President of India, Vice President of India or the Governor of a state, which court may take the cognizance। अब कौन सा कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए जाएगा करेक्ट होगा वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन था द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज इज एस्टैब्लिश्ड बाय। जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है उसको कौन स्टैब्लिश करता है। तो जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 10 था प्लीडिंग शैल बी। अब प्लीडिंग का क्या मतलब है एंड प्लीडिंग का क्या मतलब होता है। तो प्लीडिंग मींस प्लेंट एंड और रिटन स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग में प्लेंट भी आती है एंड रिटन स्टेटमेंट भी आता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा है द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टाई स्पीक्स ऑफ द, जो रेस गेस्टाई है दैट इज, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन जाएगा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 12 था, इन विच एग्जामिनेशन लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब लीडिंग क्वेश्चन आप कब पूछ सकते हैं? लीडिंग क्वेश्चन पहली बात कहाँ दिया गया है? लीडिंग क्वेश्चन दिया गया है आपके जो सेक्शन है, सेक्शन 141 में। तो अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि इन विच एग्जामिनेशन लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब बिना कोर्ट की परमिशन के लीडिंग क्वेश्चन कहाँ कब पूछा जा सकता है? तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वहां पे लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के। देन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछा गया है ऑन व्हाट ग्राउंड अ सेकंड अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 100 ऑफ द सीपीसी। कब किस ग्राउंड्स पे सेकंड अपील जो है वो लाए करती है? तो ऑन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही लाए कर सकती है सेकंड अपील हाई कोर्ट में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ऑन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूछा है अ प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। ऑप्शंस थे इफ इट इज फाइल्ड इन द रॉन्ग कोर्ट, if proper parties are not added, if it does not disclose a cause of action, या ऑप्शन नंबर डी none of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा if it does not disclose a cause of action, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी एन एक्स पार्टी ऑर्डर एंड एक्स पार्टी डिक्री में भी सेट असाइड। अब एक्स पार्टी ऑर्डर जो है एंड एक्स पार्टी जो डिक्री है वो किस में सेट असाइड होती है? तो ऑर्डर जो 9 है रूल 7 एंड ऑर्डर 9 रूल 13। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर जाएगा डी, ऑर्डर 9 रूल 7 एंड ऑर्डर 9 रूल 13। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑन विच कंडीशंस द कोर्ट में ग्रांट बेल टू अक्यूज्ड ऑन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो कोर्ट है वो कब बेल ग्रांट कर सकता है? अगर अक्यूज्ड 16 साल से कम है, अगर अक्यूज्ड कोई वुमेन है, या इफ अक्यूज्ड इज सिक या इन्फर्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी कंडीशंस में कोर्ट जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल ग्रांट कर सकता है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या थे? सेशंस कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट जाएगा। द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट्स नहीं होते हैं, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है एक्चुअल में। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18 था, द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के डिसीजन को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के डिसीजन को हम अवार्ड बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अवार्ड। Question number 19 था, under whose direction the same judge of the court of small causes shall be the judge of more than one such court। कौन डायरेक्शन देगा? तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 था, who may admit, return or reject to any plaint in the absence of the judges of the court of small causes। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिस्ट्रार। Then question number 21 था, the remedy of curative petition has been developed by the court under। तो curative petition की जो remedy है ना वो आर्टिकल 142 के अंडर मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, आर्टिकल 142। Then question 22 था, reservations in matters of admission to educational institutions in favor of backward classes and economically weaker sections of citizens may be applied in। अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन क्वेश्चन नंबर 23 था, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। अब इन्होंने पूछ लिया कि कौन से अमेंडमेंट से आर्म्ड रिबेलियन जो था वो ऐड करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो वर्ड था इंटरनल डिस्टरबेंस उसको रिमूव करा गया था एंड उसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन वर्ड इंट्रोड्यूस करा गया था, ऐड करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट जाएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मैच कर रहा था लिस्ट वन को लिस्ट टू से। लिस्ट वन में सब्जेक्ट मैटर था, लिस्ट टू में था नेम ऑफ द जजमेंट्स। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहला था एडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज्ड। अब एडल्ट्री किसमें डीक्रिमिनलाइज करी गई थी, तो वो करी गई थी जोसेफ शाइन के मामले में। तो ए का तो हो गया फोर्थ। देन था सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी पार्टली डीक्रिमिनलाइज्ड। ये किसमें करी गई थी कि साहब पार्टली इसको डीक्रिमिनलाइज करा गया था, इसको करा गया था नवतेज सिंह जौहर के केस में। तो बी का हो गया फर्स्ट। देन टेम्पल एंट्री बैन ऑन मास ऑफ वुमेन हेल्ड इनवैलिड, ये किसमें करा गया था, ये आपका करा गया था सेकंड में, जो कि था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन फिर था राइट टू रेपुटेशन हेल्ड एज अ फंडामेंटल राइट। अब राइट टू रेपुटेशन किसमें कहा गया था कि साहब फंडामेंटल राइट है हमारा, तो वो था एस नंबी नारायण वर्सेस सेबी मैथ्यूज में। तो इसका अब जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया फर्स्ट एंड सी का हो गया सेकंड। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देन फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पूछा गया था अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर ए में कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये नोट करिएगा कि अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तभी आप डिस्क्वालिफाइड होंगे, और यहाँ पे ये नहीं मेंशन था। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका है ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। पूछा गया है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज अ, ये कौन सी पावर कहलाती है जो प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है, तो इसको लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, लेजिस्लेटिव पावर। क्वेश्चन नंबर 27 था सुप्रीम कोर्ट इन आयर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु प्रोनाउंस दैट एनी लॉ दैट abridges or abrogates any of the fundamental rights even if placed in the ninth schedule। अब ऑप्शन थे इसके can still be tested on the basis of basic structure of the constitution, और फिर जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन जाएगा कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ओनली इफ इट हैज बीन प्लेस्ड इन द नाइन्थ शेड्यूल ऑन और आफ्टर द 24th अप्रैल 1973। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। सॉरी, इसमें तो ये 24 ये जुलाई लिखा है, वो 24 अप्रैल था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा, 24 अप्रैल वाला। देन क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। The right to be forgotten has been recognized by Justice S.K. Kaul of the Supreme Court as a part of, अब वो राइट टू प्राइवेसी का भी पार्ट है एंड फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। तो इसमें ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड मैक्सिमम लिमिट ओवर द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर in the Union Council of Ministers so as not to exceed 50% of the total number of members of the House of the People। ये कौन से अमेंडमेंट में करा गया था, तो ये करा गया था 91st अमेंडमेंट में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, 91st। क्वेश्चन नंबर 30 था विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। सॉरी, इसमें आगे चलिएगा, इसमें तो ये नीचे वाला ये सेकंड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा। ये यहाँ पे ये नीचे देखा नहीं था मैंने। इसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल भी है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी है, राइट टू मैरिज भी है एंड राइट टू गो अब्रॉड भी है। तो ये चारों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 30th का क्वेश्चन नंबर 30th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट वेयर द पेरेंट एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द
as if enacted clause in regard to rules to be enacted thereunder, it would. इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना, वो इसका जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, bestow an additional sanctity to subordinate legislation. ठीक. देन क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पूछा गया है which of the following correctly portray the doctrine of promissory estoppel. करेक्टली अब इसमें से कौन सी है जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल को करेक्टली जो पोर्ट्रे करता है, तो वो चारों ही इसमें सही थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, 1 2 3 एंड 4. देन क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ ओम्बड्समैन सिस्टम इन इंडिया वाज मेड इन द फॉर्म ऑफ. तो इसका जो करेक्ट जाएगा आंसर वो जाएगा लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 1968. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है. अब इन्होंने यहाँ पे पूछा फर्स्ट अटेम्प्ट पूछा था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ था ना वो 1968 में ही हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 34 है, वेयर अ पर्सन लीगली डज सम वर्क फॉर और डिलीवर्स समथिंग टू द गवर्नमेंट नॉट इंटेंडिंग टू एक्ट gratuitously, the same is accepted, then in the absence of a valid contract such person may. करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. देन क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द क्लासिक केस इन विच फॉर द फर्स्ट टाइम कंडीशनल लेजिस्लेशन वाज अपहेल्ड एज वैलिड वाज. तो इसमें जो केस था क्वीन वर्सेस बुरा का, वो उसमें पहली बार करा गया था, उसको अपहेल्ड करा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका. Then question number 36 देखिए, which of the following is not an instance of procedural ultra-vires of delegated legislation. तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट जाएगा, prescribing limitation period for taking recourse to tribunals. Then question number 37 देखिए, पूछा गया है for adjudging validity of administrative action, consideration of legitimate expectation forms part of. तो इसमें ये दोनों ही करेक्ट हैं, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस अंडर आर्टिकल 14 एंड द रूल ऑफ लॉ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जाएगा, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन 38 था, द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर 227 इज. तो वो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वली ओवर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज. जो जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का वो सब पर इक्वली रहता है, जो भी टेरिटोरियल में उसके जो भी ट्रिब्यूनल्स होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, या फिर जो भी कोर्ट्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पूछा गया है, एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और डिसीजन में बी सेट असाइड एन एक्सरसाइज ऑफ द कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ. इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड्स, करेक्ट आंसर जाएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 40 है, द प्रिंसिपल दैट कंपेंसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 can be allowed as it is a public law wrong to which doctrine of sovereign immunity does not apply was affirmed in the case of. अब ये कौन से केस में अफर्म्ड हुआ था, तो ये नीलापति बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में अफर्म्ड इसको करा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है. क्वेश्चन 41 है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन आर सब्जेक्ट टू. अब इसमें वो पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से, मतलब ये जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है या प्रोपोगेशन है ना, ये किसके सब्जेक्ट टू है. तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स. तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा. देन क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पूछा है, द राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 is also available to an unmarried woman. Above observations were made by the Supreme Court in a recent case by a bench consisting of. तो जो बेंच थी हमारे चीफ जस्टिस जो करंट में है डी.वाई. चंद्रचूड़, ए.एस. बोपन्ना एंड जे.बी. पर्देवाला जी की, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा. क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पूछा गया, द एज ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट shall be determined by such authority as may be provided by. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जाएगा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हेबियस कॉर्पस केस. अब हेबियस कॉर्पस केस किसको कहा जाता है,
तो उसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस है, उसको हेबियस कॉर्पस केस कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा इसमें स्टेट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पूछा गया है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन सा आर्टिकल है जो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 43 बी है इसका। कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे 43 बी में एंड 43 ए में, पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन जाएगा 43 बी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन 47 है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आर्टिकल, वो ऑप्शन नंबर वो जाएगा आर्टिकल 141, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन 48 देखिए, पूछा गया है द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ रिट ऑफ। तो अब जो रेस जुडिकाटा है वो किसमें अप्लाई नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, कितने शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो टोटल आज के टाइम में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 12 शेड्यूल्स। क्वेश्चन 50 है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है? तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम, तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पूछा गया है द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन। अब इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आर्टिकल 393 में है। देन फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52, पूछा गया है हु रिमार्क्ड इट इज लॉजिकली इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑल अटेम्प्ट्स टू डू सो आर आर्टिफिशियल। ये किसने बोला था, ये किसने रिमार्क करा था? तो ये करा था कीथ ने, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है इन एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला इट वाज पॉइंटेड आउट रूल ऑफ लॉ इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, इट इज एक्सेप्टेड इन ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटीज, इट हैज कम टू बी रिगार्डेड एज द मार्क ऑफ अ फ्री सोसाइटी, above observations were made by। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस थे ये किसने दिए थे, किसने करे थे? तो ये थे खन्ना जस्टिस। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस खन्ना। क्वेश्चन नंबर 54 है एस्पिरेट डिस लुइस अ बुक कंटेनिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। अब यहाँ पे इन्होंने साल पूछ लिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। तो ये 1748 में बेसिकली पब्लिश हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1748। क्वेश्चन नंबर 55 था हेनरी 8th क्लॉज रिलेट्स टू द पावर्स ऑफ। तो ये जो क्लॉज था ये रिलेट करता था रिमूविंग ऑफ डिफिकल्टीज से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो अब इसमें जो ऑप्शन नंबर ए था वो था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ओपन टू अटैक ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन। बी था कंडीशनल लेजिस्लेशन इज ओपन टू अटैक ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेसिव लेजिस्लेशन। सी था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन्वॉल्व्स delegation of rule making power to executive, and डी था in conditional legislation the law does not come into force immediately। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, तो जो इनकरेक्ट है वो मेरे हिसाब से जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ओपन टू अटैक ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन। क्वेश्चन नंबर 57 है which one of the following cases has been described or stated as magna carta or natural justice? किस केस को मैग्ना कार्टा या नेचुरल जस्टिस का ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा जाता था? तो रिच वर्सेस बाल्डविन को जो 1964 में हुआ था उसको मैग्ना कार्टा ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देन फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। पूछा गया है द जजमेंट ऑफ ए के कृपैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू।
किससे रिलेटेड था? ये था पर्सनल बायस से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू नीमो डेबिट एस जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा? तो इसका जो पूछा गया है ना, अब ये देखिए क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट है यहाँ पे, ये डज नॉट जिसने नहीं पढ़ा होगा उसका गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। सॉरी, देखिए ये तो करेक्ट वाला हो गया इसका मतलब, और जो इसका, अब इन्होंने क्या पूछा है, डज नॉट। अब अभी मुझसे भी यहाँ पे गलती हो गई, डज नॉट पूछा है तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, मैंडेमस डज नॉट लाई अगेंस्ट, मैंडेमस किसके अगेंस्ट नहीं लाई करता है? तो मिनिस्टीरियल एम्प्लॉइज के अगेंस्ट नहीं लाई करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मिनिस्टीरियल एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पूछा गया है अंडर द मुस्लिम लॉ द मदर इज द गार्जियन ऑफ अ माइनर मेल चाइल्ड टिल ही अटेन्स द एज ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 7 ईयर्स है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, 7 ईयर्स। Question number 62 है, under section 112 of Indian Evidence Act applies to, section 112 of Indian Evidence Act applies to, किस पे अप्लाई होता है? तो वो वैलिड मैरिज पे अप्लाई होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वैलिड मैरिज। क्वेश्चन 63 है, गिफ्ट मेड टू नॉन मुस्लिम अंडर द मुस्लिम लॉ विल बी, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलिड होता है वो। क्वेश्चन 64 है, सुन्नी सेक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्कूल्स? अब नंबर ऑफ स्कूल्स यहाँ पे पूछ लिए हैं, तो जो सुन्नी सेक्ट है वो टोटल 4 स्कूल्स में डिवाइडेड है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन 65 है, गिफ्ट टू अ माइनर इज वैलिड इफ द पोजेशन इज ट्रांसफर्ड टू, तो इफ द पोजेशन इज ट्रांसफर्ड टू फादर, तो जो गिफ्ट है माइनर को वो वैलिड रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पूछा गया है विच इज नॉट द मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, मॉडर्न सोर्स हिंदू लॉ का कौन सा नहीं है? तो जो धर्मशास्त्र है ये मॉडर्न सोर्स नहीं है हिंदू लॉ का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, धर्मशास्त्र। क्वेश्चन 67 है, अ वैलिड एंडाउमेंट, ऑप्शन ए है मस्ट बी स्पेसिफिक, बी था मस्ट बी डेफिनेट, सी था मस्ट बी कंप्लीट एंड डी था ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ये सभी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 68 था, ब्रिज नारायण वर्सेस मंगला प्रसाद इज रिलेटेड टू, ब्रिज नारायण वर्सेस मंगला प्रसाद जो है वो पार्टीशन से रिलेटेड था केस, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, पार्टीशन। क्वेश्चन 69 है, हाउ मेनी शास्त्रिक सेरेमनीज आर देयर इन हिंदू मैरिज? अब हिंदू मैरिज में कितनी शास्त्रिक सेरेमनीज हैं? टोटल 8 शास्त्रिक सेरेमनीज हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 8। क्वेश्चन 70 है, द मदर हैज द कैपेसिटी टू गिव अ चाइल्ड एन अडॉप्शन इफ द फादर ऑफ द चाइल्ड इज, अब इसमें जो ऑप्शन है वो सभी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, इधर ए और बी और सी। क्वेश्चन 71 देखिए, पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द दया भागा स्कूल ऑल द हेरिटेजेस आर, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड, जितने भी हेरिटेजेस हैं दया भागा स्कूल के अकॉर्डिंग वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं। देन क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पूछा गया है डिग्री और ऑर्डर ऑफ सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस कैन बी obtained अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड डैश ऑफ सीआरपीसी, तो इसमें करेक्ट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सेक्शन 125। क्वेश्चन 73 देखिए, इन विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट वाज हेल्ड दैट फॉर अ डॉटर टू हैव द राइट टू ancestral प्रॉपर्टी हर फादर हैज टू बी, अब यहाँ पे केस जो था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का, तो अब उसमें जो राइट था डॉटर का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उसके लिए फादर के लिए पूछा है, अलाइव ऑन द डेट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट, अलाइव ऑन द डेट ऑफ हर बर्थ,
अलाइव ऑन द डेट ऑफ हर मैरिज। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट इसमें ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे फादर की बात कर रहे हैं। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा दोबारा, मेरे हिसाब से यही जाएगा। और क्वेश्चन 73 को एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 74 है, सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशंस एक्ट 1956 ऑथराइजेस अ हिंदू टू डिस्पोज ऑफ बाय विल हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी डिस्पोज कर सकता है एंड डिवाइडेड शेयर को भी डिस्पोज कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। Question 75 है, in which of the following judgments the Supreme Court held that in lieu of a Hindu widow's right to maintenance and by virtue of section 14 clause 1 of the Hindu Successions Act 1956 she is entitled to absolute ownership of the property she is being maintained out of। किस जजमेंट में कहा गया था ये? तो जो जजमेंट था मुन्नी देवी एलियास नथी देवी वर्सेस राजेंद्र एलियास लल्लू लाल, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, पूछा गया है द शरीयत एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। शरीयत एक्ट का एनफोर्समेंट पूछा गया है, तो वो 7 अक्टूबर 1937 था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 77 है, फाइंड द ऑड वन आउट, शफी, शिया, हनाफी एंड मलिकी। अब इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? तो जो शियाज हैं वो इसमें नहीं आते, तो शिया इसमें ऑड है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, पूछा गया अ गिफ्ट बाय हिबा बिल इवाज कैन बी रिवोक्ड बाय द डोनर। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है कैन नॉट बी रिवोक्ड एट ऑल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन नंबर सी है कैन बी रिवोक्ड बाय द डोनर बिफोर द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी है कैन बी रिवोक्ड बाय द डोनर इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ हिबा बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ इवाज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ मुतावलिस अंडर द मुस्लिम लॉ। मुतावलिस का मुस्लिम लॉ के अंडर क्या रोल है? एंड तो मुतावलिस का रोल है टू मैनेज द वक्फ प्रॉपर्टीज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, देखिए पूछा गया है वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पर्सनल लॉ द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 द लेटर विल प्रिवेल दिस वाज हेल्ड इन व्हिच केस। अभी किस केस में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, पुलक्कल अय्या साकुट्टी वर्सेस परत अब्दुल समद का केस था। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, पूछा गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा वाइकेरियस लायबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन 82 देखिए, पूछा गया है वॉल्कर वर्सेस ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे इज केस लॉ रिलेटिंग टू। ये किससे रिलेटेड टू केस लॉ है? तो ये प्री नाटल इंजरीज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है फॉर द केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा, इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट इन रेपुटेशन। इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो आप लोग इसको प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहीं और से। देन क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, पूछा गया है which chapter of Indian Contract Act 1872 contains provision relating to quasi contracts। अब quasi contracts किस में दिए हैं? चैप्टर नंबर 5 में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन 85 देखिए, पूछा गया है ए agrees to sell to B 100 tons of oil this agreement is। ये डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से शायद क्वेश्चन है, तो इसमें जो करेक्ट जो जाएगा इसका आंसर वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, वॉइड। देन क्वेश्चन नंबर 86 है हु वाज द जज इन फेमस केस ऑफ हेडले वर्सेस बेक्सेंडेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा एडवर्ड एल्डरसन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 87 है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रोविंस ऑफ द लॉ ऑफ टॉड। तो इस बुक के ऑथर थे विनफील्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट जाएगा, विनफील्ड। क्वेश्चन नंबर 88 है द मैक्सिम डैमनम फैटल रिलेट्स टू।
तो जो मैक्सिम है ये रिलेटेड है इनएविटेबल एक्सीडेंट से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इनएविटेबल एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेमेडी फॉर न्यूसेंस। न्यूसेंस के लिए कौन सी रेमेडी है? तो डैमेज भी है, इंजंक्शन भी है, अबेटमेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस लॉ ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी पे कौन सा एक लीडिंग केस लॉ है? तो है टाइलर वर्सेस कार्डवेल का केस है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट इज द नेचर ऑफ डैमेजेस इन कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स में जो नेचर ऑफ डैमेजेस होता है वो इसमें से बेस्ट कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका वो सबसे एप्ट जाएगा इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर वेजरिंग अग्रीमेंट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, म्यूचुअल चांस होना चाहिए, गेन एंड लॉस का एंड पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए ओवर द इवेंट। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 93 है विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। तो ये सेक्शन नंबर 27 है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन 94 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द जज रिलेटिंग टू द केस डनॉग वर्सेस स्टीवेंसन। डनॉग वर्सेस स्टीवेंसन में जज कौन थे? तो लॉर्ड एटकिन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, लॉर्ड एटकिन। क्वेश्चन नंबर 95 है नो फॉल्ट लायबिलिटी इज एप्लीकेबल इन द मैटर्स ऑफ। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स में जो जो नो फॉल्ट लायबिलिटी है वो एप्लीकेबल होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन 96 है इफ अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अ डिफेमेटरी आर्टिकल रिटन बाय मिस्टर एक्स हु कैन बी स्यूड। किसको स्यू कर सकते हैं? तो मिस्टर एक्स को, प्रिंटर को, पब्लिशर को एंड एडिटर को, इन सबको स्यू कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन 97 है व्हाट काइंड ऑफ रॉन्ग्स आर नॉट टॉट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा है व्हाट काइंड ऑफ रॉन्ग्स आर नॉट टॉट्स पूछा है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। मॉरल रॉन्ग्स टॉट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा जब फाइनल आपकी आंसर की आए, ऑफिशियल वाली जब आंसर की आए, तो उससे इसको एक बार चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है देन फॉर वाइकेरियस लायबिलिटी अ सर्वेंट इज अ पर्सन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी, क्योंकि ऑन whom द मास्टर हैज कमांड ऑफ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड whom द मास्टर कैन हायर एंड फायर। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो मोस्ट एप्ट है वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। देन क्वेश्चन 99 देखिए, इंजूरिया साइन डेमनम मींस इंजरी विदाउट डैमेज। तो 79 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। क्वेश्चन नंबर 100 है द डिसीजन इन एशबाय वर्सेस वाइट फर्दर्स कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करता था? तो ये विनफील्ड की थ्योरी को सपोर्ट करता था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, विनफील्ड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 101 है एक्शन फॉर डिफेमेशन कैन बी ब्रॉट बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी, इंडिविजुअल भी ला सकता है कंपनी भी ला सकती है डिफेमेशन का। 102 क्वेश्चन 102 है whether a man may lawfully shoot his neighbor's tamed pigeon if they are found damaging the crops। अब क्वेश्चन नंबर 102 का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी कि वो उनको शूट नहीं कर सकते। क्वेश्चन 103 है इनएविटेबल एक्सीडेंट मींस। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट होता है एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी which could have which could not have foreseen and avoided। सो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कुड नॉट हैव फोरसीन एंड अवॉइडेड।
क्वेश्चन नंबर 104 है नो फॉल्ट लायबिलिटी मींस। नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या होती है? नो फॉल्ट लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवन विदाउट एनी नेग्लिजेंस और फॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जाएगा। देन क्वेश्चन 105 देखिए पूछा गया है टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ। तो टॉर्ट जो है वो राइट इन रेम का वायलेशन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन 106 है राम सॉ दैट टू हॉर्सेस रैन अवे and were causing a lot of traffic inconvenience. He tried to stop the horses but got hurt in the process. Would he able to claim damages from the owner of the horses? तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो करेक्ट जाएगा आंसर वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यस, वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस। क्वेश्चन 107 है विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा लीगल स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 2A में नहीं दिया है तो ये इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन 108 देखिए पूछा गया है every promise and every set of promise forming the consideration for each other are। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, अग्रीमेंट होता है। क्वेश्चन 109 है एनी अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन इज। ये वॉइड होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देन 110 है क्वेश्चन नंबर एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय। ऑफर जो है कैसे रिवोक्ड होता है? डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर से भी रिवोक हो सकता है, लैप्स ऑफ टाइम से भी, इन कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन से भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अटैच्ड टू अर्थ मींस। तो इसमें ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन 112 है ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड देन टू बी such son and to be such son from her B's intended marriage who first attains the age of 18 years the interest of the son in the property is। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा कंटिजेंट इंटरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 है ए गिफ्ट्स हिज होल प्रॉपर्टी टू बी out of which one property is under obligation for payment of debt. The donee can take nothing by the gift unless he accepts it fully, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन 114 देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर बिल्डिंग अ हॉस्पिटल फॉर पुअर। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट है। क्वेश्चन 115 है वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन is by act of parties or operation of law made security for the payment of money of another, this transaction is known as। ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? ये ट्रांजैक्शन चार्ज कहलाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चार्ज। क्वेश्चन 116 है for the purpose of making a gift of immovable property the transfer must be effected by। कैसे होना चाहिए ट्रांसफर? by registered instrument signed by or on behalf of the donor and attested by at least 2 witnesses। तो ऑप्शन 1 and बी दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। 117 है क्वेश्चन नंबर where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event, or if a specified uncertain event shall not happen such person thereby acquires an interest in the property, the interest is। ये इंटरेस्ट कंटिजेंट इंटरेस्ट कहलाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 118 देखिए क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विटेबल मैक्सिम। कौन सी इक्विटेबल मैक्सिम नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है इक्विटी लुक्स टू फॉर्म नॉट इंटेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। 119 क्वेश्चन है इक्विटी विल नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी टू अ पर्सन हु। अब इसमें ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा करेक्ट।
देन क्वेश्चन 120 देखिए, पूछा गया है which of the following section of the Specific Relief Act provides that specific performance of contracts connected with trust is enforceable। तो सेक्शन 11 है वो इसके बारे में बात करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 121 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस और मैक्सिम्स इज नॉट अ फ्रेज या मैक्सिम ऑफ इक्विटी। कौन सा फ्रेज या मैक्सिम इक्विटी का फ्रेज या मैक्सिम नहीं है? तो डिले डज नॉट डिफीट इक्विटी, ये जो है ये इक्विटी का मैक्सिम नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, पूछा गया है इंग्लिश लॉ ऑफ इक्विटी कैन बी एप्लीकेबल इन इंडिया वर वेयर। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, एंड मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 122 का जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए इट इज इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। बाकी एक बार जब ऑफिशियल आंसर किया है तो आप प्लीज उसे चेक करिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 123 है X a trustee for Y of a policy of insurance has funds in hand for payment of the premium. X neglects to pay the premiums. The policy of insurance is consequently forfeited. Select a correct statement arising out of this situation। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा X is bound to compensate the loss to Y। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन 124 है injunction cannot be granted to prevent a continuing breach in which plaintiff has not acquiesced where when there is a breach of trust to prevent multiplicity of proceedings when the plaintiff has no personal interest in the matter। तो 104 का 124 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तब तक आप इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 125 है a Muslim and heir apparent to the property of her father B, a Muslim received 10 lakhs in lieu of a share in the property of B during his lifetime. After the death of B, A claims her share in B's property. The matter goes to the court as a judge of the court having jurisdiction over the matter. Select a correct decision। तो जो करेक्ट जो इसमें डिसीजन होना चाहिए वो होना चाहिए A will get her share in B's property। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। देन फिर चलिए क्वेश्चन 126 पे मैच करना था लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। चलिए देखिए मैच करते हैं हम इसको। तो राम बरन प्रसाद वर्सेस राम मोहित हजारा। तो इसका जो करेक्ट है वो है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। जयराम मुदालियर जो है वो रिलेटेड है लिस पेंडेंस से। सीआईटी बॉम्बे वर्सेस पोदार सीमेंट्स जो है वो पार्ट परफॉर्मेंस है। जेपी बिल्डर्स जो है वो मार्शलिंग वाला केस है। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया एंड डी का 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। देन क्वेश्चन 127 है right to redeem or institute a suit for redemption of the mortgage property is not possessed by। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन इलेजिटिमेट सन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली हैविंग राइट ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम मोर्टगेज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 128 है द प्रिंसिपल ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज इंकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इन। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सेक्शन 88, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट करेक्ट है। क्वेश्चन 129 है एक्स mortgaged his agricultural land to Y for a sum of 50 lakh and got the mortgage deed registered. According to the terms of the mortgage deed, the period of mortgage was for 90 years and also that the mortgage was entitled to get the mortgage money at any time of his choice. Such mortgage is। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी not a clause on the equity of redemption।
देन क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, पूछा गया है प्रोविजन बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन नंबर 27 है एक्सेलरेशन से रिलेटेड। उसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन पूछा गया है क्वेश्चन 131 में स्पेसिफिक गुड्स मींस। अब स्पेसिफिक गुड्स का क्या मतलब होता है? तो स्पेसिफिक गुड मींस goods identified and agreed upon at the time of the contract। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। देन क्वेश्चन 132 देखिए, पूछा गया है which of the following is true as regards to delivery of goods by installments provided under the sale of goods act। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा the buyer is bound to accept the delivery by installments only if agreed between the parties and at the time of the contract। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। देन देखिए फिर क्वेश्चन 133 which one of the following statement can be deemed to be a promissory note। तो इसमें जो ये है कि I promise to pay a sum of 50,000 on 1 September 2023, तो ये एक promissory note है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन 134 है if the gift is accepted during the life of the donor but the donor dies before registration and other formalities, the gift is deemed to be accepted and therefore valid। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। देन क्वेश्चन 135 देखिए, पूछा गया है which one of the following statement is not valid for issuing bonus shares। क्या है यहाँ पे? नॉट वैलिड लिखा है इन्होंने, है ना। अब ये जो नॉट वैलिड है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द कंसेंट ऑफ द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। क्वेश्चन 136 है which of the following is the implied authority of a partner। implied authority में कौन सा आता है एक पार्टनर की? तो टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ द फर्म इन द यूजुअल वे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन 137 देखिए, पूछा गया है which of the following statements a seller partner of sale of goodwill after dissolution can exercise the right। अब जो इसका करेक्ट आंसर है वो जाएगा कि he is entitled to carry on a business competing with that of buyer of a goodwill and he may also advertise such business। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 138 है A draws a check in favor of M, a minor. M endorses the same in favor of X. The check is dishonored by the bank on the ground of inadequate funds as per the provisions of negotiable instruments 1881। What is the remedy with X? अब X के पास क्या रेमेडी होगी? तो X कैन प्रोसीड अगेंस्ट A, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन 139 है promissory note, bill of exchange or check payable to bearer is negotiable by क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, बाय एंडोर्समेंट। क्वेश्चन 140 है while convening the meeting of the company a resolution either ordinary or special was taken by the members in the following statement which matter does not relate to special resolution। अब कौन सा इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन वाला मैटर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, टू अपॉइंट कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्रेडिटर्स वॉलंटरीली वाइंडिंग अप। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पार्टनरशिप शैल नॉट बी ट्रीटेड पार्टनरशिप एट विल। जो पार्टनरशिप है वो एट विल नहीं ट्रीट करी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कंटेम्पलेट्स दैट द पार्टनरशिप वुड कंटिन्यू टिल देयर आर टू पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 142 है अ वारंटी is a stipulation collateral to the main purpose of the contract the breach of which gives rise to। इसका जो ब्रीच है किसको राइज देगा? क्लेम ऑफ डैमेजेस को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, क्लेम डैमेजेस। 143 है फिर इन द बिलो गिवन स्टेटमेंट्स हु वुड बी डीम्ड टू बी पार्टनर इन द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अ विडो ऑफ द डिसीज पार्टनर एंटर्स इनटू द पार्टनरशिप आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड
with the agreement of other partners in getting shares of profit। ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन 144 है where there is an unconditional contract for sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract of sale of goods is made। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। Then question 145 है in the below given statement when it would be treated as inland instruments, उसको as inland instrument कब treat करते हैं? इसका ऑप्शन जो करेक्ट जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा when a promissory note, bill of exchange or check drawn or made in India and payable in or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland instrument। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। देन फिर देखिए क्वेश्चन 146 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर इसने यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए ही है कि अ डॉर्मेंट पार्टनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा, मतलब क्योंकि इन्होंने गलत ही पूछा था। तो क्वेश्चन यहाँ पे 146 कंप्लीट हुआ। 147 देखिए, पूछा गया है अंडर सेक्शन 275 ऑफ द कंपनीज एक्ट द कंपनी लिक्विडेटर शैल स्टार्ट द वाइंडिंग अप प्रोसेस ऑफ द कंपनी। द लिक्विडेटर हैज टू एक्सरसाइज द पावर्स विद द सैंक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच कैन द लिक्विडेटर एक्सरसाइज द पावर विदाउट द सैंक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट जाएगा। टू डू ऑल सच थिंग्स एज मे बी नेसेसरी फॉर वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट्स। क्वेश्चन 148 था इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ट्रांजिट ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू कम टू एन एंड। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हेन द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ obtains the delivery of goods before their arrival at the appointed destination। Then question number 149 है which of the following statement is not related to memorandum of association। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? not related to। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी द आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी कैन नो एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड वेदर द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस व्हिच दे इंटेंड टू एंटर इनटू विद द कंपनी आर विद इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 150 है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था पेपर का कि अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू द कंपनी। कौन सी रिलेटेड पार्टी नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है एंड एडवोकेट हु हैज रेंडर्ड एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू द कंपनी इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी ही इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। ठीक है, यहाँ पे आपके खत्म हुआ पूरा पेपर एंड ये सेट ए था। एंड आप लोग प्लीज जो जो क्वेश्चंस में मैंने आपको डाउट बताया है वो क्वेश्चंस को आप लोग अपनी ऑफिशियल आंसर की से एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड जितने अपन ने आज इस वीडियो में ऑप्शंस देखे हैं जो कि करेक्ट हैं, तो आप अपने प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा पेपर से एंड अपने जो टेंटेटिव मार्क्स हैं वो निकाल के रखिएगा एंड अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।